Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem named Keeping Quiet. This is chapter 3 of your book Flamingo, which is divided into two parts, stories and poems. So it is poem 3, and let us know about its writer. Its writer is Pablo Neruda, who was born in 1904 and died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Neftalí Ricardo Reis Basalto. Okay, so this is the pen name. जब भी वो पोएम लिखते थे तो पैब्लो नेरूडा के नाम से लिखते थे, लेकिन उनका असली नाम नेफ्टेल रिकार्डो रेइस बसाल्टो है, who was born in the town of Parral in Chile. ये चिली देश में पैदा हुए थे. Neruda's poems are full of easy understood images which makes them no less beautiful. यहाँ आपको समझना होगा, no less इन्होंने कहा था कि मतलब ये चीज़ उन्हें उसको ब्यूटीफुल बनाती है. तो इनकी पोएम्स को क्या चीज़ ब्यूटीफुल बनाती है? तो इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, और दूसरी जो इमेजेस ये पुट ऑन करते हैं, जो इमेजेस ये लाते हैं अपनी पोम में, वो बहुत ही सुंदर होती हैं और उसकी वजह से इनकी पोम और सुंदर हो जाती है. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए. इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. या इस पोएम में जो हमारी पोम है क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, इस पोम में नरूडा ने कहा है कि ये पोम स्पेशली सभी लोगों के लिए है, और सभी लोगों के लिए है जिससे कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर सके. इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है खुद को एनालाइज कर सके, खुद को जाने. हम दूसरों को तो बहुत एनालाइज करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, लेकिन हम खुद को एनालाइज नहीं करते. तो उन्होंने कहा है कि खुद को एनालाइज करें और क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को रखना. तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे इस पोम को पढ़ते वक्त कि पोएट हमसे क्या चाहते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोम. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. Now we will means the poet and us, whole world, whole universe will count to 12. 12 यहाँ इंडिकेट करता है या तो 12 hours of the day या तो 12 months of the year. तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और सभी को क्या हो जाना है, एकदम स्टिल हो जाना है. कीप स्टिल, एकदम चुपचाप. जैसे स्टैचू बचपन में हम लोग खेलते थे, वैसे ही एकदम स्टैचू बन जाना है, बिल्कुल स्टिल हो जाना है. अब यहाँ पर आप देखिए वी विल 2 बार यूज़ हुआ है, डब्ल्यू का 2 बार यूज़ हुआ है. तो ऑब्वियसली बात है कौन सा पोइटिक डिवाइस है यहाँ पर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन. ओके, now next stanza is, for once on the face of the earth let's not speak in any language. कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है on the face of earth, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई 12 घंटे के लिए या 12 महीने के लिए बिल्कुल भी स्टिल हो जाए और कुछ नहीं. लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग क्या करें, ये 12 घंटे चाहे 12 महीने एकदम स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, कोई आपाधापी ना हो. और फॉर वंस, पहली बार ऐसा होने जा रहा है अर्थ पे
कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, ऐसे ही वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। कोई स्पेनिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई स्वीडिश बोलता है। तो दैट इज़ द थिंग कि नैरेटर इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग कि कोई लैंग्वेज ना बोले, जिससे कि ये प्रॉब्लम आए कि आप दूसरी भाषा भाषी हैं, हम दूसरे भाषा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। क्योंकि इंसान जब तक मुंह बंद रखे है तो कोई ये नहीं बता सकता कि इसको कौन सी लैंग्वेज आती, हिंदी आती, इंग्लिश आती, बंगाली आती, फ्रेंच, जर्मन क्या आती, नहीं बता सकता। तो जो पोएट हैं वो भी ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब एकदम अपनी भाषा सब चीज़ भूल जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए मूक हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं, मौन धारण कर लें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहाँ पे आर्म्स का मतलब हाथ नहीं है, और यहाँ आर्म्स का मतलब है जिस भी चीज़ से हम काम करते हैं, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो खुरपा हो, चाहे वो फावड़ा हो, चाहे वो किचन नाइफ हो, कुछ भी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको 1 सेकेंड के लिए हम लोग स्टॉप कर दें, बिल्कुल उसको करना बंद कर दें, शांति ये कर दें, 1 मिनट के लिए बिल्कुल सब चीज़ शांत हो जाए। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब वो कह रहे हैं ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, जब कहीं भी कोई रश नहीं होगा, भीड़ भाड़, सब जो जहाँ है वहीं स्टिल हो जाए, स्टैचू हो जाए, वो बिल्कुल मूव ही ना करे। तो कोई रश नहीं, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, और सब एक साथ हो जाएंगे, सब एक ही चीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शांति बना रहे हैं। तो सब जो हैं एक जगह स्टिल हो गए, तो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, एकजुट आ जाएंगे, भले ही दिख नहीं रहे होंगे एक साथ, लेकिन सब एक ही काम करते हुए नजर आएंगे। सो दैट पोएट वांट्स fisherman's in here also I would like to tell you that in third line you can see we would WW is there, and WW का मतलब ही हो जाता है क्या? Alliteration. So here alliteration is there. Fishermen in the old sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen जो हैं वो जो है कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। इन द कोल्ड सी, ठंडी ठंडे समुद्र में वो किसी भी वेल को, किसी भी मछली को हार्म नहीं करेंगे। यहाँ फिशरमैन का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट सबसे की गई है कि कोई भी इवन जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग अपनी मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए जानवरों को परेशान करते हैं, तो वो उनका कहना है कि कोई भी जानवरों को परेशान नहीं करेगा। और जो नमक की खेती करते हैं वो भी स्टिल हो जाएंगे और वो अपने हाथों को देखेंगे, क्योंकि नमक की खेती करने में हाथ एकदम हर्ट हो जाते हैं, उनमें छाले पड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है। तो यहाँ पर नमक गैदर करने वाले का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि नैरेटर बताना चाहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ कमाई है और क्या चीज़ खोई है, अपना कितना नुकसान किया है या अपना कितना फ़ायदा किया है। Those who prepare green wars, यहाँ पर ग्रीन वॉर्स का मतलब है वॉर अगेंस्ट नेचर। जब हम प्रकृति से लड़ाई करते हैं, लड़ाई कैसे करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन वॉर में आती हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो नेचर के विरुद्ध लड़ते हैं। वॉर्स विद गैस से लड़ते हैं, कभी कोई गैस छोड़ रहे हैं, कभी कोई ये कर रहे हैं। वॉर विद फायर, आग से लड़ रहे हैं, बॉम्ब फेंक दिया, मिसाइल लॉन्च कर दी, बंदूक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, और ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा जो लाशों के ढेर पे खड़ी हो, जहाँ पे जीने के लिए कोई बचे ही ना, ऐसी लड़ाई का क्या फ़ायदा है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स
and walk about with their brothers in the shade doing nothing। और यहाँ पर नैरेटर उनको प्रोवोक कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि आज आप जो हैं साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, अपने मन में वॉर की फीलिंग मत लाइए। यहाँ पर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब है अ न्यू कॉन्सेप्ट, ब्रिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विथ एनीवन। एंड यहाँ पर ब्रदर का मतलब एनिमी है, और अपने एनिमी का जॉइन हैंड्स विथ योर एनिमी। अपने एनिमी को उस दिन के लिए एनिमी मत सोचिए, मतलब वो आपका एनिमी है लेकिन आप उस क्षण बिल्कुल भी उसे एनिमी मत सोचिए। सोचिए कि वो आपका भाई है, और उसके साथ ऐसी छाँ में जाइए जहाँ कुछ भी ना हो, लड़ाई हो ना, झगड़ा हो ना, खौफ हो ना, डर हो, ऐसे मिलजुल कर रहिए। What I want should not be confused। अब नरूडा जो हैं वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको बिल्कुल आप लोग शांति से समझिए, कोई कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। With total inactivity life is what is about। देखिए मैं शांति रखने की बात कर रहा हूँ, ना कि इनएक्टिव हो जाने की बात कर रहा हूँ। आप एक्टिविटी करिए लेकिन ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। तो कुछ दिनों के लिए क्या कर दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। लाइफ की एक्टिविटी बिना, अब ये तो नहीं है कि 12 महीने खाना ही नहीं खाएंगे, आप सब चीज़ करेंगे, लेकिन द्वेष भावना और अपने आप को एनालाइज करिए कि आपने क्या खोया, क्या पाया, किसी से झगड़ा करके क्या मिला, किसी से युद्ध करके क्या मिला। आज तक जापान जो है वो मतलब कितने सालों पहले उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, और आज तक बच्चे जो वहाँ पैदा हो रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हो रहे हैं, वो सफ़रर्स हैं। तो आप भी मतलब जिन्होंने ये काम किया उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पुट अप किया जाता कि मतलब आपको मिला क्या? आप क्या चाहते थे कि अपाहिज बच्चे पैदा हों और पैदा होते ही मर जाएं? ऐसा तो नहीं ना। तो नरूडा भी यही कहते हैं कि लाइफ को इनएक्टिव करने की बात नहीं, क्योंकि लाइफ तो एक्टिविटी का ही नाम है। जब हम एक्टिविटी करते हैं तभी लाइफ चलती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। कंफ्यूज मत होइएगा, लाइफ को वैसे ही स्मूथली चलने दीजिए, बस मौत का खेल ख़त्म कर दीजिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। ये नो ट्रक विद डेथ नीचे आपके बुक में इसकी मीनिंग दी हुई है। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टॉलरेटिंग समथिंग। मैं डेथ को टॉलरेट नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं डेथ बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी मौत का खेल बंद कर दीजिए, अब मौत नहीं, बाकी सब चीज़ करिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। हम सिंगल माइंडेड हैं, हम सिर्फ खुद के लिए जो जीते हैं। हम कितने सेल्फिश हैं कि सिर्फ अपने लिए हम, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो वो चीज़ वो कहते हैं कि हम कितने सिंगल माइंडेड हैं, और उसी सिंगल माइंडनेस को लेकर हम अपनी लाइफ जीते रहते हैं। कीप ऑन मूविंग आवरसेल्फ, अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर कुछ भी नहीं कर पाते, सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और किसी को, तो ये जो अपने अंदर एक कुढ़न सेल्फ, मतलब एक अपने अंदर ही हैं, हम अपने अंदर घुट रहे हैं, मर रहे हैं, वो साइलेंस ब्रेक कर देगा ये जो चुप रहने का कारवां है, जो एक शांति का प्रतीक बता रहे हैं कि हम इस तरीके से शांति ला सकते हैं। तो इट विल इंटरप्ट दिस सैडनेस। वो आएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके अंदर की जो खामोशी है वो भंग हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग ओवर आवर सेल्फ विथ डेथ। और हम जब एकजुट हो जाएंगे, सब एक दूसरे के लिए जिएंगे, तब मौत का डर भी धीरे धीरे
ख़त्म हो जाएगा। जो मौत से डरते हैं कि मरने के बाद हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बीवी का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, जब हम एक साथ भाई बहन की तरह रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर हैंड्स टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड। तो फिर आपके अंदर कोई डर नहीं रह जाएगा कि मेरे होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ कभी होगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन पैब्लो नेरूदा ने बहुत अच्छे ढंग से इसको मेंशन किया है और लोगों में एक एनर्जी जनरेट करने की कोशिश की है कि इस तरीके से सोचें। अगर सारी दुनिया भाईचारे के उससे आ जाए, एकजुट हो जाए, तो किसी को किसी के लिए सोचना नहीं है और सब खुशी से रह सकते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और नेचर से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, इस पृथ्वी से, इस धरा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ठंडक का मौसम आता है तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ मौत सा सन्नाटा है, बिल्कुल मौत आ गई है, मतलब सब मरे हुए हैं, सब मर चुके हैं। बट लेटर इट प्रूव्स अलाइव, जैसे ही स्प्रिंग आता है वैसे ही हर पेड़ नए पत्तों से लद जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तालाब कमल के फूलों से भर जाते हैं, सूरजमुखी अपना चेहरा सूरज को दिखा के मस्त हो जाती है। मतलब हर तरफ खेत खलिहान और लाइफ ही लाइफ चारों तरफ दिखती है। तो ये धरा हमें सिखाती है, ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें रिनोवेट करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, समय समय पे ज़रूर करना चाहिए। बहुत इसेंशियल है हर इंसान के लिए कि खुद को एनालाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम मरे हुए हैं, हमारे अंदर जीवन ही नहीं बचा है। तो ये ज़रूरी है कि, और जीवन का मतलब सिर्फ जीना नहीं है कि धड़कनें चल रही हैं, ऐसा नहीं। जीने का मतलब ये होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं से किसी को मदद पहुंच रही है, कि सिर्फ हम अपने खा रहे हैं और अपने सो रहे हैं, अपने जी रहे हैं, अपने लिए छत है, तो बस वो जीवन नहीं होता। जीना दूसरों के लिए होता है। और पृथ्वी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो अपने लिए कभी नहीं जीती, वो हमेशा दूसरों के लिए जीती है। एंड नाउ कम टू द लास्ट टू लाइन्स। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पैब्लो नेरूदा इज सेइंग कि अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब जो ऑडियंस है वो क्या हो जाएगी, वो शांत, एकदम कीप क्वाइट, एकदम चुप हो जाएगी, अपना काम करती रहेगी और किसी से द्वेष का भाव नहीं होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी की मारा पीटी नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं। और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँगा? क्योंकि मैं दूसरी जगह जाकर यही चीज़ें दूसरे लोगों को सिखाऊँगा, जिससे कि ये संसार एक अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए। सो चिल्ड्रन, this was the poem and you can see in the first stanza you can see बहुत ज़्यादा ओ और ई का यूज़ हुआ है। for, once, on, फेस में ई, नॉट, स्पीक में ई, लैंग्वेज में ई। तो ई का ओ एंड ई का बहुत ज़्यादा जब यूज़ होता है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंट साइंस हैं और उसे एसोनेंस कहते हैं। फिर यहाँ पर एनाफोरा का भी यूज़ हुआ है, जहाँ पे लेट्स 2 बार आया है, लेट्स करके 2 बार आया है। तो 2 consecutive lines starting with the same word let's, ओके। और एलिट्रेशन तो मैंने आपको बताया ही है कि वी विल हो गया, और फिर आपका यहाँ पे देखिए वी वुड हो गया, डब्ल्यू का हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि इधर नेक्स्ट में आप फिर देख सकते हैं वॉर आता है कि वॉर एंड वॉर अगेन, वॉर। तो वॉर अगर बार बार आ रहा है तो वो रिपीटेशन होगा, ओके। अच्छा, जो यहाँ पर राइमिंग स्कीम अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ये लिखना है कि देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोम, इट इज़ अ फ्री वर्स पोम।
So hope you have understood this poem nicely, and really I also want that Pablo sir की जो इच्छा है इस पोम के थ्रू, सच में वैसी इच्छा मेरी भी है कि पृथ्वी पर ऐसी चीज़ें हों, ऐसे लोग बने कि जो एक दूसरे के प्रति प्यार रखें, सद्भावना रखें, हर बच्चे को अपना बच्चा समझें, हर माता पिता को बच्चे अपना माता पिता समझें। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसको करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, पॉसिबिलिटीज़ एवरीवेयर। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोम. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. See you in another video. Till then, bye bye.